हाँ ब्रो, 48 3। एक बात बताइए, गवर्नमेंट कैश ट्रांजैक्शंस को प्रमोट करती है या बोलती है कैश में नहीं होनी चाहिए ट्रांजैक्शन? होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? नहीं होनी चाहिए। तो अगर सपोज करो मुझे नीचे सैलरी देनी है, और मान लो जैसे मिंकी मैम को सैलरी देनी है, तो अप्रोक्स कितनी सैलरी होगी मिंकी मैम के आपके साथ? 25, 35, 15 बोल दिया आप। और अनुराधा मैम की 1.5 लाख पर मंथ। अच्छा, ये तो गलत इंप्रेशन जा रहा है। मतलब तुम अगर वो गुस्सा हो रही है तो मतलब सैलरी की वजह से नहीं, वो थोड़ा ज्यादा मतलब थोड़ा उनका फर्क भारी होना चाहिए ना, ज्यादा हो नहीं नहीं, मैम हमेशा ही गुस्से में रहती है, हमेशा ही रहती है भाई वो। पॉइंट होते हैं। हाँ ठीक है। हाँ बहुत होती है भाई। होती किस बात पे है? मतलब यहाँ से मार नहीं उठाया। हैं, होते यार, थोड़े बड़े हो जाते हैं तो दिमाग खराब होता है। कौन, अनुराधा मैम? ओ, पर आपको बोला ना उन्होंने? नहीं नहीं, पर वैसे उनकी सैलरी सही है, ऐसी बात। और मैम का ये नहीं है, मैम का, पर मैं आपको बताऊं, मैम बिल्कुल सैलरी के लिए आती ही नहीं है, अनुराधा मैम। समझ रहे हो, अनुराधा मैम को इधर आना अच्छा लग रहा है और सही रहता है, इसलिए आते नहीं, तो वो नहीं। अब वो तो ऐसे बोलती रहती है, वो वायरिंग डिफेक्ट है। ठीक है, एनीवेज, मैं नहीं डरता बेटे किसी से। हाँ, जो बात क्लास में है क्लास में ही रहनी चाहिए, बस ध्यान रखो, क्लास की बात क्लास में ही होनी चाहिए बस। हाँ नहीं यार, वो बाय चांस हो गया था यार। ठीक है, बाय चांस, वो पता नहीं कैसी था, वो ऐसा कुछ नहीं। अभी नहीं। हाँ नहीं, बट वैसे तो मैं एक्चुअली बता दूं, मैम मेरे से डरती। तुम नहीं मानोगे अभी उस दिन जो हुआ, तुमको वो चीज है, पर वैसे बता रहा उस दिन की बात करेंगे। हूँ। ब्लूड में क्या हुआ था? अच्छा, कब? अच्छा, जब गाड़ी में जा रहे थे तो तब क्या था? अगर मैं बैटिंग बोलूंगा तो दिक्कत हो। तब तो ध्यान नहीं मुझे बिल्कुल भी। सर देख लो, बोल दूं क्या बोला? मुझे याद नहीं, आप भी भूल जाओ। ठीक है। नहीं नहीं, वैसा ऐसा कुछ नहीं है, पर यार पढ़ाने दो यार मुझे यार। ठीक है, आइए। अच्छा एक बात बताओ, तो मैम की जो भी सैलरी है, जैसे सपोज करो आपने 30,000 बोला मिंकी मैम की सैलरी, एग्जाम्पल के लिए, ठीक है? 20 ये बताएंगे भाई। मतलब आप ये समझो ना कि हर बात थोड़ा ना बतानी होती है। सही बात। ठीक है, पर आप जानना चाहते हो वैसे? नहीं सर, सर 20 सर, हाँ 20 सर। नहीं, फिर इसको पता संजय की पता है एग्जैक्ट पता है। किसको? कितनी है वो पता ही नहीं हो सकता ऐसे? 12 देखो पता है, इसको पता है। 12 बहुत कम है संजय की। 12 का अरे उससे ज्यादा रंग आया था। मतलब मैं तुम्हें, मतलब बता नहीं सकता और। समझ रहे? फिर आप ऐसे तो बता। तूने पार्टनरशिप पढ़, हाँ, तब भी लाएगा ना। तीनों की एवरेज तो ये निकालने के लिए 1 लाख अभी आ जाएगा कुछ सस्ती का बता सर, 1.5 लाख लेगा। 85 ऐसे होगी, 85 तक तो। नहीं 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 नहीं, अच्छा, तीनों की मिला के। ठीक है ना, वो पर मैं क्यों बता रहा हूँ तुम्हें। हाँ ठीक है, आइए, एनीवेज। हम्म, आपको अगर लगे कि ये सैलरी सही है तो आप भी ज्वाइन कर सकते हैं इस सैलरी।
ठीक है, चलिए एनीवेज आइए 40A3 के अंदर। तो अगर मैं ऐसी बोलूं जनरली कि मैं हमको 30,000 अगर सैलरी दे रहे, तो क्या मैं कैश में दे सकता हूँ सैलरी? अगर मैंने उनको सैलरी कैश में दी, तो क्या मुझे मेरे खर्चे की डिडक्शन मिल जाएगी 30,000 की? नहीं मिलेगी भाई साहब। सरकार कह रही है 10,000 से ऊपर की कैश की पेमेंट नहीं कर सकते आप। अगर मैं किराया दे रहा हूं, इट कैन नॉट बी पेड इन कैश, द लिमिट इज 10,000 ओनली। ठीक है, अगर मैं रेंट दे रहा हूँ कैश में, डिसअलाउड। अगर मैं सैलरी दे रहा हूँ कैश में, डिसअलाउड। बिजली का खर्चा है कैश में एक्सीडिंग 10,000, डिसअलाउड। कहने का मतलब ये है गवर्नमेंट ने लिमिट रखी हुई है, 10,000 से ऊपर की अगर आप पे कर रहे हैं तो आप कैश में नहीं कर सकते हैं आप पे। आप सोचिए, इसका मतलब जितने भी बिजनेसेस हैं, जितने भी कॉर्पोरेट्स हैं, क्या वो कैश में ट्रांजैक्शन कर रहे होंगे या बैंकिंग रूट के लोग कर रहे हैं? बैंकिंग। ठीक है, तो इसको लिखते हैं एक बार, और इसके अंदर बहुत सारे मतलब ऐसे कॉम्बिनेशन बनेंगे अभी। इफ, तो फिर अकाउंटिंग प्रॉफिट में ऐड करते हैं ना क्या? वो अभी हाँ ऐड कर, एसएससी incurs any expenditure above 10,000 and payment for such expenditure is made by any mode other than बैंक। मतलब कहने को मैं ये कह रहा हूं ना, एंड सच पेमेंट फॉर सच एक्सपेंडिचर इज मेड बाय कैश, यही तो बोल रहा हूं। अदर देन बैंक का मतलब क्या हुआ? कैश ही उतना हुआ मतलब। तो आपका जो खर्चा है कितने का है बच्चे? अबव 10,000, and payment for such expenditure is made by cash। बहुत ही मैंने ऐसे एकदम लॉफुल लैंग्वेज में लिख रहा है, जैसे समझा रहा हूँ, केसेस से समझ आएगा। और मैं आगे लिख रहा हूँ, जो आपने एक्सपेंडिचर की पेमेंट करी इज ऑल्सो अबव 10,000 इन अ डे। क्या मतलब है? छोड़ो ना बेटे, ये 10,000 में देखिए। देखेंगे ना, वो भी तो बोला मैंने, छोड़ो उसकी। यस, काइंड ऑफ सच एक्सपेंस इज, ना ना ऐसे में लिखना, 40A3 will apply। अगर 10,000 से ऊपर का खर्चा है, 10,000 से ऊपर की पेमेंट है, तो 40A3 will apply, and such expense will be disallowed। डिसअलाउड का मतलब मैं क्या कर दूं, जैसे आपने बोला, एड बैक कर दूंगा सर। समझ रहे हो बच्चे? ओके, अभी आप नहीं समझे हो बेटे, काफी डिटेल्ड बात जाएगी। चलिए आइए देखते हैं, एग्जाम्पल बनाते। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं इधर, जैसे अभी दिवाली आने वाली है, मतलब थोड़ा टाइम ही है, अगस्त सितंबर 2 महीने, तो इधर ऐसा हो सकता है कि हम वाइट वॉश करवाएं? हो सकता है ना? ऋतिक को? क्यों, मतलब ऐसा क्यों? नहीं आप, ये म्यूटेबल प्रॉपर्टी वाला एग्जांपल। अच्छा वो जब उस टाइम बनाया था। प्रॉपर्टी वाला ठीक है, चलिए ठीक है। तो ऋतिक जी को अगर वाइट वॉश के लिए बुलाएं, तो वाइट वॉश के लिए मान लो स्वास्तिक जी को सारा बुलाएं। हाँ वो चेंज हो गया, जो काम बढ़िया करता है उसी को बुलाना चाहिए। ठीक है, तो स्वास्तिक जी अगर आपको बोला जाए नीचे G31 सेकंड फ्लोर वाइट वॉश करना है,
और तो कितने चार्जेस लेंगे आप? 5 करोड़ रुपए विद जीएसटी। ठीक है। तो बेसिकली आप मुझे बताओ, मान लो स्वास्तिक ने बोला कि सर मैं कर दूंगा वाइट वॉश, कितने रुपए में? 15,000। ओके। और मैंने कहा कि भाई बिल विल बना देगा, कह रहा हाँ, और आज ही होनी है बेटे वाइट वॉश। आज क्या डेट है? तो इसने 24 जुलाई को वाइट वॉश करी, पूरी की पूरी कर दी वाइट वॉश। कितने रुपए का काम कर दिया इसने? 15,000 का। इसने बिल बना के दिया मुझे, पूरा सीक्वेंस पकड़िएगा एक बार। एक ही दिन का वाइट वॉश का काम था, वाइट वॉश करी, बिल बना दिया। कितने रुपए का बिल बनाया होगा? और मैंने इसको पेमेंट कर दी। कब कर दी? मैंने कहा स्वास्तिक जी कल आना, और कल आपको मैं 15,000 रुपए कैश में पे कर दूं। नाउ माय क्वेश्चन इज 40A3 अप्लाई और डज नॉट अप्लाई? सुन लेना एक बार पूरी बात। अगर 40A3 लग गया ना, तो मैं आपके खर्चे को डिसअलाउ कर दूंगा। हाँ सुनो ना एक बार। एडू जंक्शन ने खर्चा कितने का करा? 15,000। अगर 40A3 लग गया तो डिसअलाउ हो जाएगा, एडबैक हो जाएगा, क्योंकि मेरे पीएनए में तो माइनस हो जाएगा चाहे, लेकिन मेरे को एडबैक करना पड़ेगा। अब सवाल ये है, क्या 40A3 लग गया? मैंने जो पेमेंट करी है कैश में करी है, कैश में करी है ना? कितने से ऊपर है ये ऑलरेडी? 10,000 से। 40A3 लग गया? 40A3 लग गया है। इसका मतलब जो एक्सपेंस है वो अलाउड या डिसअलाउड? पहले बताइए, यहां तक क्लियर? क्लियर है? मैंने कहा ये तो गड़बड़ है यार। मैं स्वास्तिक को बोला भाई एक काम कर, तेरा जो 15,000 का बिल है ना, जनरेट कब करा है? 24 को। मैंने कहा एक काम कर, 5,000 ले तू 25 तारीख को, 5,000 तू ले 26 तारीख को, 5,000 ले ले 27 तारीख को। 40A3 अप्लाई या डज नॉट? एग्जैक्टली, these are different dates। 40A3 नहीं लगा, आपको खर्चा अलाउड हो जाएगा। बिल्कुल लूप होल हो गया। कितने खर्चे कर लेगा ऐसे? अगर इनकम टैक्स वाले ने पकड़ लिया, उसने देखा कि तू 6,000 की पेमेंट, 8,000 की डेली पेमेंट करता जा रहा है, तो क्लियर मतलब है फ्रॉड हुआ। समझ रहे है तू? कितने बड़े, आपको क्या लग रहा है रिलायंस यूज कर रहा होगा इस लूप होल? टर्म्स कैश में नहीं हो सकती, और टर्म्स आप डेली 8,000 10,000 क्यों पे कर रहे हो आप? ठीक है, ध्यान से सुनिएगा एक बार। स्वास्तिक जी का बिल बना था 15,000 का। मैंने इसको बोला मॉर्निंग में आना, 5,000 ले जाना। आप लिख देना इस चीज को, मॉर्निंग। फिर मैंने कहा आफ्टरनून में आ जाना। फिर मैंने कहा इवनिंग में आ जाना। मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग। 43 अप्लाई या डज नॉट अप्लाई? एक्सपेंस अलाउड या डिसअलाउड? समझ आ गया? ऐसा आपको लग रहा है? स्वास्तिक ने बोला सर 3 बिल बना दूं, 3 बिल। अभी बिल कितने बन रहे थे? एक। मैंने कहा मतलब, कह रहा है सर बिल नंबर 1 बना देंगे, रूम के हिसाब से बिल बना देता हूँ, इस बिल का ये, इस बिल का ये, या फ्लोर वाइज बिल बना देता हूँ, कुछ भी सिस्टम बना देता हूँ। बिल नंबर 1 5,000, बिल नंबर 2 5,000, बिल नंबर 3 5,000। कौन सी तारीख का आपके दिमाग में चल रहा? डेट बताओ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उससे भी यहाँ देख लेंगे एक बार। मैंने कहा ठीक है भाई, पेमेंट कैसे लेगा? कह रहे सर 15,000 कैश में दे दो ना।
मैंने कहा कब लेगा, कह रहे अगले दिन दे दो। अगले दिन दे दो, 4 दिन बाद दे दो, 15 दिन बाद दे दो। 48 लगा या नहीं लगा? डेली की लिमिट 10,000 है। अब और डिटेल, पेमेंट की या खर्चे की या दोनों की? एक्सपेंडिचर तो, और एक्सपेंडिचर में इनवॉइस वाइज या? हाँ, एनालिसिस करवा रहा हूं। तो मैं ये, अब आप पहले आंसर दीजिए अपना। 43 लग गया? क्यों लगा? आंसर इज 43 नहीं लगा। और इसका मतलब ये खर्चा आपको क्या हो जाएगा? अब आप एग्जैक्ट प्रोविजन समझिएगा। आपका खर्चा should exceed 10,000 and आपकी पेमेंट शुड एक्सीड 10,000। और पेमेंट में क्या लिखूंगा मैं? इन अ डे। अगर ये दोनों कंडीशन फुलफिल होती है तो 48 अप्लाइज। 48 अप्लाई इफ द अमाउंट ऑफ द इनवॉइस वैल्यू, यानी कि जो खर्चा है वो भी एक्सीड होए और जो पेमेंट है वो भी एक्सीड। इस केस में अब आप बोलो एक बंदे का, मेरे को ये सब नहीं देखने का, मेरे को बिल नंबर देखने का। आप कहोगे लूपोल है, हाँ लूपोल है ये। मेरा खर्चा कितने का? 5,000 का, क्या एक्सीड हुआ? नहीं हुआ। मेरा खर्चा कितना? 5,000, 5,000, तो दोनों कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही मेरी। सर ऊपर वाले में कैसे हो रही थी? ऊपर वाले में देख लो, मेरा खर्चा 15,000 का, मेरी पेमेंट 15,000। if your expense exceed, if your payment exceed, if both exceed 10,000, the expense is disallowed। अगले वाले में देख लो, मेरा खर्चा 15 का, पेमेंट इन अ डे, डज इट एक्सीड? नो। अलग अलग दिन है। 15,000 का खर्चा, पेमेंट इन अ डे एक्सीड, यस, दैट मीन्स इट अप्लाइज, डिसअलाउ। अभी और भी बन जाएंगे केस। समझ आया पर आपको? मेन पॉइंट अभी क्या है? अभी जो आपने एब्जॉर्ब करा, खर्चा भी 10,000 से ऊपर, पेमेंट भी 10,000 से। रुक जाओ एक बार। मान लो बिल 60,000 का, एक बिल है जो 60,000 का, मैंने इसकी पेमेंट करी बैंक के थ्रू 45,000 की। 40,000 ले लो चलो, कैश में पे करी। अच्छा खर्चा कब का है? आज का, ये बेटा 24 जुलाई। कैश में पेमेंट करी 25 जुलाई को 8,000 की, और कैश में पेमेंट करी 26 जुलाई को 12,000 की। कैसे भी हो सकता है जी। 48 कैसे देखूं? क्या आपका खर्चा 10,000 से एक्सीड कर गया? खर्चा तो कर गया, बिल एक है 10,000। क्या ये देखने की भी जरूरत है मुझे? नहीं, मेरे को तो कैश का देखना है। क्या कैश की पेमेंट इन डे एक्सीड्स? नहीं। क्या कैश की पेमेंट इन डे एक्सीड्स? यस, इफ इट एक्सीड्स 12,000 वुड बी डिसअलाउड। जो 8,000 है मुझे उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। 10,000 से ऊपर हो गया तो डिसअलाउ कर दूंगा उतना पोर्शन जितना भी 10,000 से ऊपर का, मतलब इंक्लूडिंग 10,000। बोलिए। अब आपको जो केस बनाना है अब आप बना लीजिए, मैं जो बोलना था बोल। पहले की तो अगस्त में 5,000 की 30 मिनट होना चाहिए और केस 25 को पेमेंट होगी तो पूरी 15। बना दे एक बार, दिखा। खर्चा कितने का? जब पहले की ये होगा। हम्म तो इसमें 5,000 के 3 बिल तो बन गए और अगले दिन 15 की पेमेंट जाना है तो उस दिन 25 को तो 10 के ऊपर हो गए। पर खर्चा 10 के ऊपर नहीं।
इनवॉइस वाइज होता है खर्चा। अगर उस दिन इनवॉइस 3 है और अगर 8-8 हजार का है तो कोई भी खर्चा दे रहा 10 से ऊपर। मान लो फिर से एक दिन में 20,000 का है और जो पेमेंट हो रही है एक्सपेंस कितने का? 30,000 हम्म। और पेमेंट जो है अगले 3 दिन हो रही है कैश में? हाँ कैश 1, कैश 2, कैश 3 कितना? 5 दिन 4,000, 3,000, 13,000। यही है ना बच्चे? अलग अलग डे है। मान लो खर्चा कब का है? 24 जुलाई। ये 25 को पे करा, ये 26 को पे करा और ये 27। अब आप मुझे बताइए, मैं 40A3 यहीं पे बना रहा हूं, क्या 40A3 कैश नंबर 1 पे अप्लाई हुआ? सेकंड पर? थर्ड वाले पे हुआ? दैट मीन्स कितना डिसअलाउ हो जाएगा? 13,000 डिसअलाउ। क्लियर है? आप एक केसेस बना दीजिए। इतना गहरा जाता नहीं है बात, पर अगर मैं प्रिसाइसली बाय लैंग्वेज बोलूं अभी, इफ द अमाउंट ऑफ बिल या एक्सपेंस बोलना चाहिए वैसे, करेक्ट तो यही होता है, if the amount of expense exceeds 10,000 and payment in a day exceeds 10,000, the amount is disallowed. अब ये बोला दोनों एक्सीड हो जाएंगे तो डिसअलाउ हो जाएगा। तो कब नेक्स्ट दिन को ये तो ये इनर डे में तेरा 13,000 नहीं हो रहा है? नेक्स्ट डे का बिल वाला थोड़ा ना। खर्चा थोड़ी पड़ रहा है 13,000 मैंने कभी भी ये नहीं बोला कि जिस दिन खर्चे का बिल है उसी दिन की पेमेंट की बात। तू 6 महीने बाद पेमेंट कर दे। और इसी बात पे सुन लो आप प्रोविजन को। आ जाओ, आपको क्या लग रहा है बहुत बेसिक नहीं है और पूरा फुल प्रूफ सिस्टम है। अभी अभी कौन सा साल चल रहा है? 24-25 खत्म हो चुका है। मान लो यहाँ पे रेंट जो था 6 लाख का था, 1 महीने का, 1 महीने का। आप ऐसे ले लो यार, हर महीने 1 लाख, 1 लाख रुपए रेंट। टोटल खर्चा कितना हो गया? साल का रेंट कितना हो जाएगा? 12 लाख। और मैं आपको कह रहा हूं जुलाई रेंट इज नॉट, अप्रैल पे करा, जून पे करा, जुलाई रह गया, अगस्त कर दी, हाँ कर दी, सितंबर अक्टूबर सब पे कर दी, सारे बैंकिंग रूट से पे कर दी। तो बैंक के थ्रू कितना पे कर दिया? 11 लाख पे। रिटर्न डेट आई, जुलाई का अभी भी किराया पे नहीं करा, डिडक्शन कितने की मिली? 11 लाख की पेमेंट एक्सपेंसेस पेड पेड हो गया खर्चा पूरा 12 लाख, किराए का खर्चा 12 लाख, पेमेंट 11 लाख, डिडक्शन कितनी? एग्जैक्टली exactly, आप इमोशनल क्यों हो रहे हो 11 की? आपको सेक्शन नहीं करा दिया 43 भी, उसमें रेंट नाम लिखा है कहीं पे, ड्यू बेसिस मिल जाएगी, क्यों कर रहे हो 11 उसको? ये क्यों सोच रहे हो पेमेंट नहीं करी तो डिडक्शन नहीं? 43 भी में इसका नाम आ रहा है, नहीं आ रहा, तो इसका मतलब आपको 31 जुलाई को डिडक्शन कितने की मिलेगी? मैं कह रहा हूं एक भी महीने का नहीं पे करा हो आपने, रेंट पे थोड़ा ना पेमेंट वाला सिस्टम लगा दोगे आप। व्हाट द डिडक्शन? बट ऑन 1st December 25, this 1 lakh is paid in cash. Oh my God! ना 11 कहां से हो जाएगी? रिटर्न भर दी तूने, तेरे को डिडक्शन मिल गई, लेकिन सरकार को क्या पता था तू कैश में पेमेंट कर देगा? सरकार ने तो ड्यू बेसिस पे दे दिया, लेकिन अब जो पे करा तूने कैश में कर दिया। अब 40A3 लग गया नहीं लग गया? पर कौन से साल में डिसअलाउ होगा? अब जो आगे का साल है ना, उसमें 1 लाख रुपए को ऐड बैक कर। तो इसका मतलब जब आपने ये 1 लाख को पे करा है, क्योंकि इसको तो रिटर्न भरी गई, ये जो 1 लाख है, मैं कह रहा कहूंगा 40A3 विल अप्लाई कौन से साल में? इन 25-26, एंड यू कैन से 1 लाख will be added in. Why? Because the amount of expense, that's 1 लाख, हर महीने का किराया 1 लाख है, हर महीने का बिल बनता है जीएसटी में। अभी आप पढ़ोगे
तो किराया पे जगह देना भी सर्विस होती है, हर महीने का बिलिंग होती है। ठीक है। सो बेसिकली खर्चा कितने का है, 1 लाख का, और पेमेंट भी 10,000 से ऊपर है, कैश में कर दी भाई साहब 40A3 लग गया डिसअलाउ। पर पहले क्यों मिल गई, क्योंकि ड्यू पे मिल गई थी सर, पेमेंट जब तक हुई नहीं। पेमेंट तो कभी भी हो सकती है जी जिंदगी में। बताइए, क्लियर है बच्चे? इसको नोट करिएगा प्लीज। कर लिया? सर स्टार्टिंग से नोट करना है? करने का चलो एक बार कर लो नोट, को बाद समझ आना चाहिए। जो आपके सारे जो आप जो भी नीचे बनाकर बोल। बी है और डी है भी करना नहीं होगा, है कुछ पर करना। डिडक्शन ही हो, डिसअलाउंस। हाँ ठीक है, डिडक्शन ऑन पेमेंट बेसिस लिखा था जैसे हमने। क्या दोस्त? एड बैक मतलब तू खर्चा, तू तू बिजनेसमैन है, तो अपने खर्चे को माइनस करना चाहता है। तूने माइनस कर भी दिया होगा पीएनएल में, पर मैं पीजीबी में ऐड बैक कर दूंगा उसको। हाँ मैं नहीं दे रहा, इनकम टैक्स नहीं दे रहा देखो, डिडक्शन अकाउंट्स में जो करता करता रहे वो। लिखने। बिल वाइज का 3 बिल बनाए थे अलग अलग और उसमें सेग्रीगेट पेमेंट करिए एक साथ, तो वो अलग अलग एग्जैक्ट। क्लियर है? तो 1 लाख वो पे कर देगा अगले उसमें रिटर्न के बाद, तो फिर वो 11 जो वो रिटर्न फाइल करेगा फिर साथ में, तो उसका 11 13 लाख कैसे लगे। जब वो उसको अगले साल की जब रिटर्न भरेगा, तो एक तो नए साल के रेंट की कहानी तो अलग ही चल रही होगी। पर बेसिकली ये जो 1 लाख मैंने कैश में दिया, जिसकी डिडक्शन मुझे पिछले साल मिल गई, क्या वो सरकार मुझे एडबैक नहीं करने को बोलेगी? तो मैं एडबैक कर रहा हूँ बस 1 लाख। और नेक्स्ट ईयर के 12 महीने का किराया मैंने कैसे दिए, वो सेपरेट इशू है। 13 लाख डिडक्शन यहाँ पे तो डिसअलाउ हो रहा है भाई। ये वाला जो 1 लाख है, ये तो मैं एडबैक कर रहा हूँ, डिडक्शन थोड़ा ना दे रहा हूँ।
अलाउड। If 40A3 applies, that means expense disallowed. पहले वाले में क्योंकि एक्सपेंस 5,000 बोलूंगा ना मैं, 3 बिल बने हैं ना, 3 बना दिए मैंने, तो मैं 1 to 1 देखता हूँ क्या खर्चा जैसा जो ऊपर है, नहीं पेमेंट है ऊपर, उससे क्या फर्क पड़ता है, 40 तो नहीं लगेगा ना बिल्कुल, ऐसे इस पे भी नहीं लगा, इस पे इनवॉइस वाइज देखना होता है आपको खर्चा, जब मैं बोल रहा हूँ दैट मींस इनवॉइस वैल्यू। बिल एग्जैक्टली, तू ऐसे नहीं देख सकता, तू बोले ये चीज मैं बोलनी है अभी, तू बोल रहे 60,000 की पेमेंट है डिसअलाउड हो गया, अरे भाई 5,000 के 12 बिल है तो अलाउड हो गया। आप जब कल को ऑडिट पे या अभी आर्टिकलशिप पे जाओगे, एक बात बताओ कैसे चेक करोगे, 40A3 आपको चेक करना होगा, टैक्स ऑडिट होती है, आपको चेक करना है, आप जो क्लाइंट है उसका कौन सा लेजर देखोगे, कैश लेजर, समझना कैसे देखा जाता है काम को, कैश बुक बनाता होगा वो, सॉफ्टवेयर बना रहा होगा कैश में जो भी पेमेंट है, कैश लेजर खोला, सब समझ रहे हैं ना कैश लेजर क्या होता है। अगर कैश लेजर में किसी चीज की पेमेंट है 4,000, मुझे उसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर 40,000 है तो मैं देखूंगा भाई इसका बिल दिखाइए, अगर उसका बिल भी 40 का और पेमेंट भी 40 है, डिसअलाउ कर दूंगा मैं, और अगर वो बिल लेकर आ गया 8,000 के 5 तो अलाउड है। तो मैं ऑडिट कैसे हो रही है, कैश बुक में गया, मैंने देखा कि कौन कौन सी 10,000 से ऊपर की पेमेंट है, मैंने कहा ये पेमेंट के सपोर्टिंग बिल्स ले आओ, अगर उसके पीछे 2-3 बिल लगे तो बच जाएगा वो, अगर सिंगल बिल है तो डिसअलाउड हो जाए। तो इस तरीके से 2 मिनट में सामने आ जाती है ना पिक्चर। मैं क्लाइंट को बोलूंगा ये 40,000 जो आपने पेमेंट करी है ये किस बिल के अगेंस्ट करी, ये सिंगल बिल है या 2-3 बिल है, आप मेरे को डिटेल दो। बिल्कुल दिखा, कैसे दिखा देगा, उसमें पूरा का पूरा रेफरेंस होता है, कौन सी पेमेंट अगर आपने करी है, पूरा हर चीज का सिस्टम होता है, जब तू जो पेमेंट टीम होती है किस इनवॉइस के अगेंस्ट पेमेंट हो रही है, यहां तक होता है सारा का सारा, समझ रहे पूरा। अगर एक ऑर्गेनाइज कंपनी चल रही है उसे सब पता होता है, अगर नहीं पता दे हैव टू, उनको बताना पड़ेगा मेरे को, मैं कहाँ से रिलेट करूं इसको, समझ रहे, मतलब मेरे को चेक करना है ये चीज। बताइए क्लियर है। अब मैं कुछ केसेस देखूंगा जिसमें क्या हुआ, अब हम कुछ केसेस देखेंगे बच्चे जिसमें ऑल दो द पेमेंट एक्सीड्स स्टिल खर्चा अलाउड हो जाएगा। ओके, हाँ एक्सेप्शन, नहीं कैपिटल नहीं है, देखेंगे वो, ठीक है वो लिखवाऊंगा आपको एक एक, यहां तक लिख लिया। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैंने आपके 1 लाख देने हैं और आपने मेरे 1 लाख रुपए देने हैं, एक बात सोच के देखो, तो क्या मैं आपको पेमेंट करूंगा या बुक एडजस्टमेंट से खत्म कर दूंगा, तो क्या इसको मैं ये बोलूं अरे ये बुक एडजस्टमेंट से खर्चा भी 1 लाख का था और सेटलमेंट तुमने बैंक से नहीं करी, तो डिसअलाउ कर दूं या अलाउड हो जाना चाहिए, अलाउड हो, कैश नहीं जा रहा एग्जैक्टली बैंक के अंदर। अच्छा डेबिट कार्ड से पेमेंट करूंगा तो, क्रेडिट कार्ड से करूंगा तो, यूपीआई से करूंगा तो क्या, तो क्या ये सारे अलाउड होंगे, बिल्कुल अलाउड होंगे, बैंकिंग रूट है तो अलाउड है, अदर देन बैंक होगा तो अलाउड नहीं होगा। ठीक है, अब हम इसी चीज को और डिटेल देखेंगे, केसेस आ जाते, नोट कर लिया बच्चों ने। कर लिया। अगर जिस दिन बैंक स्ट्राइक हो उस दिन पेमेंट कर दूं तो, मेरे को पेमेंट करनी है, सर्वर नहीं चल रहा, अर्जेंट पेमेंट करनी है, 6 लाख की पेमेंट कर दी कैश में, अलाउड हो जाएगा।
कई बार होता है बैंक ने बोला कि भाई हमारी सैलरी नहीं बढ़ा रहे, तो बैंक यूनियन वाले कहते हैं हम नहीं ऑपरेट कर रहे 4 दिन। तो आपको क्या लग रहा है, मुझे धंधे पेमेंट करनी है, आगे से शिप निकलनी है भाई साहब? समझ रहे हो? बोलने की बात है, हमारी लाइफ पे बहुत इंपैक्ट नहीं पड़ता बैंक स्ट्राइक है, हमने कौन सा जाना है। लेकिन बेटे जिसकी सेटलमेंट अटकी हुई है उसको पता है कि बैंक स्ट्राइक का क्या मतलब होता है। हाँ, आज के टाइम पे सब ऑनलाइन हो गया है, संडेज को और जैसे वो है, ठीक है, तो वो सर्वर ड्रिवन हो गया है। पर एक टाइम था जब ये सब चीजें इतना भी कन्वीनियंट नहीं था ना। ठीक है, आज के टाइम पे भी आपको क्या लग रहा है, आप ये जो कंपनी चल रही है, क्या वो यूपीआई के थ्रू पेमेंट करती? क्यूआर कोड भेज दो, 5 करोड़ ट्रांसफर कर देंगे, ऐसा है क्या? फिर कैसे कर रहे हैं? चेक होता है, एनईएफटी आरटीजीएस होता है बैंक में, बड़ी बड़ी पेमेंट के लिए। मान लो मैंने 20 करोड़ की पेमेंट करनी है, तो एक बंदा भेजता हूँ मैं, आरटीजीएस का एक फॉर्म होता है, ऑफिस बॉय जाता है, चेक लेके जाता है, बैंक ऑफिशियल पूरा ढंग से चेक करता है, भाई 20 करोड़ की पेमेंट होनी है, फिर अपने सिस्टम से एग्जीक्यूट करवाता है ट्रांजेक्शन। नहीं है, तो ऐसा नहीं है कि क्यूआर कोड दे दो और गलती से गलत क्यूआर कोड आ गया या नंबर एक ऊपर नीचे हो गया तो किसी और दूसरे बंदे को 20 करोड़ मिल गए बेटे। ठीक है, वो छोटे अमाउंट तक ये होता है। ओके, तो आइए जरा थोड़ी सी इसी सोच पे बातें करते हैं। एक चीज इसके नीचे लिख लीजिएगा, 10,000 की लिमिट सबको पता है। अगर आप जो पेमेंट कर रहे हैं वो ट्रांसपोर्टर को कर रहे हैं, यानी कि जो गुड्स कैरेज वाला है, यानी कि जो ट्रक चलाता है, यानी कि जो गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह जाता है, पैकर्स एंड मूवर्स, तो 10,000 की लिमिट नहीं है, 35,000 की लिमिट। ठीक है, जहां तक आपने लिखा है उसके नीचे लिख दीजिए, द लिमिट ऑफ 10,000 will be replaced with 35,000. The limit of 10,000 will be replaced with 35,000 in case payment is made for in case payment is made for flying, hiring, leasing, goods carriage। ये 3 वर्ड लिखे हुए हैं, ये लिख दीजिए, फ्लाइंग, हायरिंग, लीजिंग, गुड्स कैरेज। ओके, ये जो नीचे इलेक्ट्रॉनिक मोड दिए हैं, क्या लग रहा है, ये अलाउड है क्या? हम्म, क्लियर है ना? तो ये मतलब ये तो कॉमन सेंस भी है ना, नाम तो हमें पता ही है सारे के सारे। ये क्या लिखा है, सिचुएशन वेयर पेमेंट इज मेड इन सब्सिक्वेंट ईयर ऑल दो डिडक्शन फॉर एक्सपेंस वॉज ऑलरेडी अलाउड। वो जो केस बनाया वही तो है, तो वो उसी को वर्ड्स में लिखा हुआ बस अब आप हेडिंग्स, अब आप देखेंगे, अब आप हेडिंग लिख सकते हैं, एक्सेप्शंस टू रूल, या सिर्फ एक्सेप्शंस लिख दो, आपको रूल भी याद करने की जरूरत नहीं है, लिख दोगे तो चलो सही है। 6 डी, यानी कि अब हम वो वाले केसेस लिखेंगे जहां पे इवन दो कैश पेमेंट एक्सीड हो रही होगी, इवन दो खर्चे एक्सीड हो रहे हैं, फिर भी मुझे डिडक्शन मिल जाएगी, 40A3 नहीं लगेगा। एक्सेप्शन टू 6 डी का मतलब 40A3 विल नॉट अप्लाई, दैट इज 40A3 विल नॉट अप्लाई। सबसे पहला, वेयर द पेमेंट इज मेड टू, आप किसको पे कर रहे हैं ये मैटर कर रहा है। if you make the payment to RBI, if you make the payment to SBI, to cooperative bank, primary cooperative society, LIC, इतने सारे नाम वैसे, चलो अभी पहला पॉइंट है लिख लो। मुद्दे की बात यह है कि अगर मैं इन लोग को पेमेंट कर रहा हूं तो सरकार कह रही है हाँ कर दो, यानी कि अगर आप LIC ले रहे हो, 40,000 का प्रीमियम दे रहे हो, कोई दिक्कत नहीं, कैश में कर दो। RBI को कैश में पेमेंट कर दो, SBI को कर दो और किसी बैंक को कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जिसको आप पेमेंट कर रहे हो वो तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है, वहां थोड़ा ना फ्रॉड चल रहा होगा। पहला पॉइंट लिख लीजिएगा, वेयर द पेमेंट इज मेड टू, शॉर्ट में लिख दीजिएगा, RBI, SBI, कोऑपरेटिव बैंक, LIC।
कहिए साहब जी, क्लियर है? लिख लिया? अगला पॉइंट क्या है बच्चे? whether payment is made to government under the rules framed if such payment is required to made in legal tender। एक बात बताओ, जैसे जो रोड बनने का टेंडर होता होगा, ब्रिज बनने का, ऐसे कौन, मतलब बहुत सारे बिडर्स होते होंगे या गवर्नमेंट किसी को भी दे देती होगी? हाँ, होते होंगे। तो आपको क्या लग रहा है, मतलब अगर मैं चाहता हूँ सिर्फ जेन्युइन लोग आए, तो मैं क्या कर देता हूँ, मैं कहता हूँ भाई साहब आप अपना जो बिडिंग बताओगे ना, ये लगाओगे ये लगाओगे, ये सबमिट भी तब करना, 1 लाख रुपए लूंगा बिडिंग के। आप सारे कॉन्ट्रैक्टर हो और मैं गवर्नमेंट हूँ, और मेरे को कॉन्ट्रैक्ट देना है। आप में से कितने लोगों को कॉन्ट्रैक्ट चाहिए? रेज योर हैंड्स, किस किस को कॉन्ट्रैक्ट चाहिए? अभी भी सिर्फ 2-3 बच्चे ही गए। क्या मैं एज्यूम कर सकता हूँ सारे बच्चों को चाहिए होगा? नहीं, यू आर अ कॉन्ट्रैक्टर। चाहिए, ऐसा ही लिखिए आप। मैम कहिए कॉन्ट्रैक्टर हुई। अगर आप, आपका बिजनेस है, तो आप कैसे, मतलब आप पिच नहीं करोगे कि सेल्स बढ़े आप? मतलब मैं कन्विंस कर रहा हूँ कि बिजनेस ले लो मुझसे, ठीक है। लेकिन अगर मैं बोलूं कि सिर्फ मैं उन्हीं कॉन्ट्रैक्टर्स का मैं बिडिंग पढ़ूंगा जो 50,000 जमा करें, आप में से क्या मैं कह सकता हूँ सिर्फ जेन्युइन कॉन्ट्रैक्टर्स ही आगे आएंगे हु बिलीव्स कि सर हमें कॉन्ट्रैक्ट मिल सकता है। फिर मैंने बोला वापस नहीं होगा ये पैसा। अब आप में से कितने बिडर्स आएंगे? स्टिल आएंगे, जो जेन्युइन है वो आएंगे बिल्कुल। 400 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट है, 50,000 नहीं दोगे आप? हो सकता है मिले, हो सकता है ना मिले। अब बताना मैडम। अब करोड़ों में बात करिए तो थोड़ा सा इंटरेस्ट पूछना पड़ा मुझे कि अब बता दो, नहीं तो ठीक है। तो आप मुझे बताइए, इसका मतलब जब आप ये 50-50 हजार दे रहे हैं, तो आपके लिए तो खर्चा ही है, ये नॉन रिफंडेबल है ये। लेकिन क्या आप इसको कैश में दे सकते हो? कैश में दे सकते, ठीक है, लिख दीजिएगा। पेमेंट इज मेड टू गवर्नमेंट इन लीगल टेंडर, लिख दीजिएगा बस। पेमेंट मेड टू गवर्नमेंट इन लीगल टेंडर। ओ माय गॉड। लिख लिया? नेक्स्ट पॉइंट पढ़ के समझाइए। वेदर पेमेंट इज मेड बाय लेटर ऑफ क्रेडिट, बेटा ये भी बैंकिंग इंस्ट्रूमेंट होता है। मेल और टेलीग्राफिक ट्रांसफर, बुक एडजस्टमेंट समझाई थी आपको, बिल ऑफ एक्सचेंज, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, यूपीआई, ये सारे लिखे हुए हैं। प्लीज थर्ड पॉइंट भी लिख लीजिएगा प्लीज। डेबिट कार्ड एंड क्रेडिट कार्ड, डीसी डेबिट कार्ड, सीसी क्रेडिट कार्ड, और ये बीच में ओब्लिक लगा हुआ। प्लीज लिख लीजिएगा प्लीज। बुक एडजस्टमेंट जरूर लिख लीजिएगा। पॉइंट नंबर डी में कुछ नहीं है, इसके बाद बुक एडजस्टमेंट की बात ही बोल रहा है। पॉइंट नंबर ई लिख लिया? पॉइंट नंबर ई देखे, वेयर पेमेंट इज मेड फॉर, स्पीड बच्चे प्लीज। हाँ, डी वाला नहीं करना। हाँ जी, सी वाला तो लिख रहे हैं सारे। आप कौन से पॉइंट पर हो? सी वाले का एग्जांपल दे दूं? जब डेबिट कार्ड होता है, क्रेडिट कार्ड होता है, एग्जांपल मतलब क्या मशीन लेकर आऊं? डेबिट कार्ड से स्वाइप करते पेमेंट कर देते, तो तभी तो एक्सेप्शन है, अलाउड है ना ये। इफ यू पे थ्रू डेबिट कार्ड तो डिसअलाउ नहीं होगा खर्चा। ये थोड़ा ना है कि, एक बात बताओ, आपने तो बेस ही ला दिया पूरा। ये वाली पेमेंट्स अलाउड है या डिसअलाउड है? अलाउड है। एक्सेप्शन है ये, इफ यू मेक पेमेंट थ्रू दीज मोड्स अलाउड है। पॉइंट नंबर ई क्या बच्चे?
वेयर द पेमेंट इज मेड फॉर परचेज ऑफ, क्या खरीद रहे हो आप? एग्रीकल्चरल और फॉरेस्ट प्रोड्यूस, फिश और फिश प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट्स ऑफ हॉर्टिकल्चर, एपीकल्चर। और मुद्दे की बात यो है, किसको पेमेंट कर रहे हो आप? टू फार्मर को पेमेंट जा रही है, कल्टीवेटर, ग्रोअर, प्रोड्यूसर। इफ यू मेक पेमेंट टू द फार्मर्स और कल्टीवेटर द प्रोड्यूसर्स, तो आप चाहे कैश भी पे कर दे, डिसअलाउ नहीं होगा। लिख दीजिएगा पॉइंट नंबर ई। है जी, अगर कर रहा होगा तो बड़ा फार्मर भी तो हो सकता है ना। हाँ, रिच फार्मर भी होता है, वो तो फिर इतना है ही नहीं। बिल्कुल। क्लियर है ना यहाँ तक? यस, क्लियर है? कोई डाउट पूछ लूं? कैश की लिमिट कितनी है वो जो हमको चेक कर रहे हैं ये? लिख लिया? सर ये सेकंड का कुछ नहीं है, एनिमल हस्बेंड्री, लाइफ स्टॉक, में क्या समझा उसमें? डेयरी, पोल्ट्री फार्मिंग, गूगल कर लो। लिमिट कितनी की है? हाँ, और ट्रांसपोर्टर के लिए? फिर 2 मिनट देता हूँ, पता करे, बताइए। मैं ही बता देता हूँ यार, मैं खुद तेरे को चीटिंग करा रहा हूँ। 35,000 बोल, 35,000 बोलना, 35,000। हाँ, 33,000, 35 ना, सही बताया, गुड यार, अच्छी नॉलेज है। हाँ जी, तो वो बुक एडजस्टमेंट ही बोल रहा है, ढीला ढीला कौन? नहीं मान्या जी अच्छा पढ़ती हॉर्टिकल्चर। क्या होता है ये? मैं भी वही पूछ रहा हूँ, क्या होता है ये? सारा मैं थोड़ा ना बताऊंगा, आप बताओ। हाँ, 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 आपने तो रिसेंट करा है, मैं तो बहुत टाइम हो गया, तो बिल्कुल भूल गया। हाँ, इन आया अभी 5th में नहीं आई, अभी वो 3rd क्लास में। हुआ कुछ फर्क, हुआ कुछ पहले से बेटर हुआ है वैसे? और बेकार हो गया? चलिए, एनीवेज, प्लीज बेटे जल्दी लिखिए प्लीज। पॉइंट नंबर है, इतनी देर में बेटे हम लोग क्या, मतलब पूरे सारे पॉइंट लिख देता था इतना में तो। सर लेटर लिख देते आप। आलोक जी, प्लीज रीड पॉइंट नंबर के, आलोक जी। और इधर परमीत जी, यू कैन ऑल्सो रीड। देखो, हॉर्टिकल्चर नहीं पता, ये गूगल करना। सही में कह रहा हूँ, प्लांट्स का ही होगा कुछ भाई। हाँ, प्लांट्स का ही होता है सर। समझ आ गया? प्रोडक्ट्स ऑफ हॉर्टिकल्चर और एपीकल्चर, प्लांट्स गोल्डन कल्टीवेशन के होता है। कल्टीवेट करते हुए अगर गोल्ड गिर जाए आपका, मैडम इतना मुझे, मतलब ऑब्वियसली होगा ही सारे कॉन्सेप्ट्स में। अच्छा, पॉइंट नंबर एफ पर आते हैं। वेयर द पेमेंट इज मेड फॉर परचेज ऑफ प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर्ड और प्रोसेस विदाउट द एड ऑफ पावर, बिजली के बिना। किधर बेटे? कॉटेज इंडस्ट्री। और हमने पेमेंट किसको करी है? प्रोड्यूसर।
यानी कि भाई अगर तुम किसी प्रोड्यूसर को पेमेंट कर रहे हो जो प्रोड्यूस कर रहा है विदाउट द एड ऑफ पावर इन अ कॉटेज इंडस्ट्री, तो बेसिकली उसमें भी कैश की पेमेंट की कोई लिमिट नहीं है, आप वहां जाके 6 लाख की पेमेंट कर दो आप। पॉइंट नंबर एफ भी लिख लीजिए। पॉइंट नंबर जी बोल दूं एक बार फिर लिख लेना। वेयर पेमेंट इज मेड, वेयर पेमेंट इज मेड इन अ विलेज और टाउन, ओ माई गॉड, विच ऑन द डेट ऑफ सच पेमेंट इज नॉट सर्व्ड बाय बैंक। एक बात बताओ, ऐसा होता है जब आप घूमने जाते हो तो कभी कभी होता है कि रास्ते में, जैसे आपने देखा है कि जैसे मसूरी जाते हैं या कहीं पर भी जाते हैं, तो ऐसे बहुत सारे लोगों के क्रिएटिव हैंडीक्राफ्ट गुड्स पड़े होते हैं। अगर मतलब उसको क्या बोलते हैं, मूड़े बोलते हैं, मूड़े। नहीं पता मूड़े क्या होता है? बैठने वाले वो जो वो होते हैं, ऐसे उनकी चेयर भी होती है, टेबल भी होती है, सारी चीजें होती है। तो ऐसा हो सकता है कि सर वो खरीद ले। मान लो अगर सपोज करो मैं जा रहा हूं उधर और मैंने सोचा कि भाई बहुत अच्छा है यार, जैसे ये वाली चेयर है उसकी जगह मूड़े रखे हुए हैं बहुत सारे, ठीक है, और मैंने सोचा कि क्यों ना ये चेयर हटा के वो मूड़े ले लूं। तो मैंने बोला कि 100 मूड़े दे दो, और एक मूड़ा कितने रुपए का, 100 रुपए का सिर्फ। ओ माई गॉड, बहुत सस्ता है बेटे। तो कितने की पेमेंट हो गई पूरी? नहीं ये तो लिमिट के बाहर ही नहीं हुए। 200 मूड़े, कितने की पेमेंट? 20,000। मैंने 20,000 रुपये, मैंने बोला कि मशीन दे दो या यूपीआई क्यूआर कोड दे दो। मुझे बताओ गांव में वो क्यूआर कोड समझेंगे क्या होता है? हो सकता है कई जगहों पे है, पर अगर इफ इट इज नॉट सर्व विद एनी बैंक या कुछ भी होगा, उनका बैंक अकाउंट ही नहीं होगा, तो बोलेंगे भाई हमें तो कैश दो। तो अगर मैंने उन्हें कैश दे दिया 20,000 रुपये, तो मेरे को डिडक्शन मिल जाएगी नहीं मिलेगी? मिल जाएगी। आगे सुनिए, आपका काउंटर ये आना चाहिए था, सर वो मूड़े आपके लिए फिक्स्ड एसेट है, खर्चा नहीं है आपका। तो आगे सुन लो, यही पॉइंट फिक्स्ड एसेट के अंदर भी लिखा हुआ है डेप्रिसिएशन में, अगर आप कोई फिक्स्ड एसेट परचेज करते हो और अगर वो 10,000 से ऊपर की पेमेंट कैश में कर दी तो डिसअलाउ हो जाता है फिक्स्ड एसेट भी। बातों ही बातें बता रहा था, चाहे आप खर्चे के लिए कर लो चाहे आप फिक्स्ड एसेट के लिए कर लो, अगर 10,000 से ऊपर हो गया तो जितना तो आपका डिसअलाउ हो गया। मान लो 20,000 के मूड़े, 20,000 की कैश में पेमेंट, क्या कुछ एसेट के ब्लॉक में जुड़ेगा? कुछ नहीं जुड़ेगा बस। समझ आया आपको मैंने क्या बोल दिया? फिर अगर बिजनेस स्टार्ट करने से पहले कोई किया था तो वट एवर मे बी, चाहे पहले कुछ भी हो, इफ दैट बैंक, मतलब अगर मैं पहले वाले चीज को अगर करूं, पहले वाले बिजनेस का वो जो, तो पर अगर वो नॉट सर्व विद बैंक है, उसको अगर मैं 20,000 दे रहा हूं, तो क्या ब्लॉक में जुड़ जाएगा मेरे 20,000? जुड़ जाएगा ना। अरे अगर किसी बैंक में, सॉरी किसी गांव में बैंक ही नहीं है, उधर क्या बैंक पेमेंट करूंगा मैं जाके उधर? तो उसको तो कैश में पेमेंट करूंगा ना, तो वो अलाउड हो जाएगा। कोई है जी पॉइंट वही तो जी पॉइंट यही है। फैसिलिटीज का बिल्कुल, हाँ पूरा लिखिए। मतलब ऐसे भी लिख सकते हो, वेयर पेमेंट इज मेड इन अ विलेज और अ टाउन नॉट सर्व्ड बाय बैंक। हाँ, एफ पॉइंट में कीवर्ड्स रख लेना। पेमेंट किसको करी है? प्रोड्यूसर को। पेमेंट मेड टू प्रोड्यूसर फॉर गुड्स मैन्युफैक्चर्ड और प्रोसेस विदाउट द एड ऑफ पावर इन अ कॉटेज इंडस्ट्री। कीवर्ड का था जो जो बताए थे। क्या पॉइंट नंबर एच पर आ जाइए। आलोक जी, पॉइंट नंबर के समझ नहीं आ रहा यार। फर्नीचर अभी तो नया नया लेटेस्ट पड़ गया है बिल्कुल ये सब रिकॉर्डिंग में जाता है, अब क्या करता है यूट्यूब पे बच्चे? जब रिकॉर्डिंग देखते तो बहुत बातें आ रही होती है, कैसे हो रहा है? स्किप करना पड़ेगा। सबसे ज्यादा किसकी आवाज? केजरीवाल जी की फोटो भी होती है, ये तो अच्छी बात है। नहीं हमेशा ऐसा तो नहीं है। काफी क्या कर सकते हैं? अच्छा,
सर ये मॉडल जो हो गया ना जहाँ पे मैंने अपने एजेंट को कैश में पेमेंट करी है, कहाँ पर? ये पूछ रहा समझ नहीं आ रहा। समझाइए एक बार। यहाँ पे पेमेंट करो कैश में करनी है गवर्नमेंट है और आप अपने एजेंट एजेंट को पेमेंट कर रहे हैं तो 40 नहीं लग रहा, क्योंकि एजेंट को पेमेंट करना खर्चा होता ही नहीं है, क्योंकि एजेंट ने फर्दर आगे किसी को करना होता है। ठीक है, मतलब वो ये वाला पॉइंट है, पर अभी नहीं एनालिसिस करना उसका। सर जी लिख दिया सर जी हाँ जी, की बात जी हो गया। पॉइंट नंबर एच। वही ना छोड़ के जा रहा है पूरी लाइन तो पढ़ लो आप। मर गया तो हाँ, जो हाईलाइट करा वही लिखना है। हाँ, 50,000 की लिमिट भी है जी। पॉइंट नंबर एच लिख दीजिएगा प्लीज। हाँ, एच भी लिख दो प्लीज। आपने कम तो है, बहुत कम तब 2 लाख वो भी कम बसा वो तो है। पॉइंट नंबर एच लिख लेना बेटा, एक बार लिखो आप। और जो समझ नहीं आया वो पूछो एक बार। कौन सी लाइन में कौन सा वर्ड समझ नहीं आ रहा आपको? कौन सा वर्ड? वेयर नहीं समझ आया, एनी कौन सा वर्ड समझ नहीं आ रहा आपको? इतना सिंपल लैंग्वेज में लिखा हुआ है यार, हम लोग ये भी समझ नहीं आता, बताओ यार। अगला पॉइंट भी पढ़ के समझ के लिख दीजिएगा। अभी अभी चाय, अभी टी ब्रेक हो गई है भाई, अभी लिखो अभी। आपके तो इंग्लिश के डाउट आ रहे हैं। कौन से? बाल वगैरह अच्छा, काफी अच्छा डाउट पूछा है यार। लेवल ऑफ डाउट बढ़ता जा रहा है तो मतलब। सी वाले बहुत पढ़ रहे हैं ये सारे भी कम नहीं है बहुत पढ़ हमने छोड़ दिया तुम टेस्ट में आया था सीजीएसटी को सर मार्क्स ऑफ सेट करना है मुझे आया था। कौन ये अर्पित? चले गया चला मॉड्यूल ठीक नहीं पढ़ा मॉड्यूल जब मैंने पढ़ाना शुरू करा था ना, तो मैंने गिरिराज सर की बुक से पढ़ाता था। वो स्टार्टिंग से आदत है। कुछ कुछ से मतलब मॉड्यूल में भी जैसे यही लिखा हुआ, पर कुछ कुछ जो इसमें ज्यादा बढ़िया लिखा है तो फिर यहाँ से करा देता। 2017-18 में स्टार्ट। क्यों पूछ रहे थे, क्या हुआ? ऐसे ही पूछ रहा था कि एकदम नई अलग से व्यवस्था है नहीं, एज एज फैकल्टी पढ़ाता था पहले, और जगह जाता था, गुड़गांव जाता था। दुष्यंत से लक्ष्मी नगर जाते थे। आपने पढ़ाते लक्ष्मी नगर में दुष्यंत से लक्ष्मी नगर जाते थे। अपनी अपनी किस्मत। खुश मत भाई ऋतिक जी गए कभी? सर डेली आने जाना सच में भाई उसकी वजह से मंदिर में जा रहा नेम में भी लक्ष्मी ऐसे भी लक्ष्मी डेबिट में पर मैंने भी एक दो बार पढ़ा है वैसे लक्ष्मी लक्ष्मी नगर में पढ़ा है एक दो। पर अच्छा नहीं है लक्ष्मी नगर का vibe, मतलब बहुत भरा, पर मजा नहीं आया। सर आई जो राइट पॉइंट से वो डालो सर ये जे पॉइंट इज व्हाट्स नाम लिख दिया जे। लिख के जाने हाँ, आई भी लिखना है। हाँ हाँ, आप लिखो ना एक बार।
खत्म होने वाली है चाय, बस समझाऊंगा अभी। तो बताओ ना। लिख लो तब तक, थोड़ा कोऑर्डिनेटेड रखो यार क्लास में। हाँ सर मैं कह रहा हूँ ये जो आपने लिखा है ना ये क्रिएटिव सर हाई पॉइंट समझाना है एक बार। लिख लिया आपने? सर लिखने के लिए दिखेगा सर। वेयर द पेमेंट इज मेड बाय एसएससी बाय वे ऑफ सैलरी। अच्छा ये पॉइंट तो समझाने मैंने पूरा। एक बार पॉइंट नंबर आई लिखिएगा प्लीज। एक बार पॉइंट नंबर आई पूरा लिख लीजिएगा, फिर समझाऊंगा अभी। अकाउंट्स भी है, बस यही वाला यही लिखवाना है और फिर 3:30 अकाउंट स्टार्ट कर देंगे। अमेलगमेशन। आने वाले टेस्ट में अगर थोड़ा बहुत चेंज कराना हो तो करा सकते हैं। अगर थोड़ा बहुत चेंज अगर कुछ कराना हो करा सकते हो, प्रीपोन करा सकते हो, पोस्टपोन नहीं करा सकते। मतलब कुछ एडिशन डिलीशन जैसा कुछ एडिशन करा सकते हो, डिलीशन नहीं करा सकते। सैलरी की थोड़ा डाउट्स आ रहा है तो फिर पॉइंट लिख दे रहा है। सैलरी टीडीएस का कर रहा हूँ। एक ऐसी जगह पे आप नौकरी कर रहे हो, आपको भेजा जा रहा है और 40 दिन के लिए या कुछ ऐसी भेजा जा रहा है, तो वहां पे कोई बैंक नहीं है, तो कंपनी ने आपको सैलरी जो है वो कैश में पेमेंट कर दी आफ्टर डिडक्टिंग टीडीएस ड्यू टू एनी प्रोजेक्ट एनी सर्वे। तो आप बोल रहे हो सर मैं उधर बैंक कहाँ विड्रॉ करूंगा, सर गाँव है सर, मुझे कैश में मेरे को सैलरी दे दो। समझ रहे हो? तो अगर वो कैश दिया जा रहा है तो इवन इफ द एम्प्लॉयर इज पेइंग इन कैश तो भी डिडक्शन मिल जाएगी। Where the payment is made by SSE by way of salary to his employee after deducting TDS, and such employee is temporarily posted for a continuous period of 15 days or more. हफ्ते के लिए भेजा है तो ये प्रोविजन नहीं लगेगा। 15 दिन और मोर in a place other than normal one does not maintain any account in any bank. पॉइंट नंबर आई क्लियर है? शिप तो लिखा है पर ड्यूटी क्या लिखा हुआ है? Does not maintain any account in a bank at such place or ship. Normal place of duty or on a ship. नहीं काफी टाइम लगा दिया हमने वैसे। ना ना शिप का कुछ कुछ नहीं करना है, इतनी सारी डिटेल होनी चाहिए। एक नंबर का प्रोविजन है ये। पूरे के पूरे फुल फ्लेज क्वेश्चन में एक 43 का एक पॉइंट आएगा, कितना टाइम लगाओगे? पूरी क्लास लगा दी। अब समझ रहे हो पॉइंट भी, हमें ये भी तो समझना है। आप ऑब्वियसली पढ़ोगे तो सही उससे, बट इससे ज्यादा क्या घुसोगे उसमें, शिप के अंदर क्या घुसना आपको? नहीं, एक बार पहले मैं पॉइंट नंबर एच बता दूं आपको। पॉइंट नंबर एच में पेमेंट किसको करी थी बच्चे? एम्प्लॉय को। क्यों कर रहे थे हम लोग? आई मीन टू द एसएससी, सॉरी एम्प्लॉय ऑफ द एसएससी, या फिर एम्प्लॉय के लीगल एयर्स को दे रहे थे। क्यों दे रहे थे? रिटायरमेंट, रिट्रेंचमेंट, रेजिग्नेशन, डिस्चार्ज, डेथ ऑफ सच एम्प्लॉय, ग्रेचुटी, रिट्रेंचमेंट, सिमिलर टर्मिनल बेनिफिट। भाई नौकरी में अगर एक एम्प्लॉय की मान लो डेथ भी होगी, लेबर हो गया, कोई एक्सीडेंट हो जाता है, कोई पैसा दिया जा रहा है, या उसकी नॉर्मल रिटायरमेंट भी हो रही है, तो उसको क्या मैं कैश में दे सकता हूँ? दे सकता हूँ। कितने अमाउंट तक? इफ इट डज नॉट एक्सीड्स 50,000। सर जी एक इंसान है, उसको ग्रेचुटी दी जा रही है, 80,000 रुपए कैश में दी जा रही है, अलाउड और डिसअलाउड? डिसअलाउड। और 40,000 दी जा रही होगी तो अलाउड। कहने को इसमें 1000 तरीके का कॉम्बिनेशन बन सकता है, वो सब नहीं देखने। अगला हो गया, ये वाला हो गया था आपका लास्ट पॉइंट। पॉइंट नंबर जे लिख लीजिए बस। जिस दिन बैंक की क्लोज होगा, जिस दिन बैंक की स्ट्राइक होगी, उस दिन इफ यू मेक कैश पेमेंट तो वो अलाउड हो जाएगा।
नहीं, इतना डिटेल शायद से मॉड्यूल में होंगे भी नहीं हो। फिर भी आपको जस्ट बता देता हूं, एजेंट को पेमेंट टू एजेंट, एजेंट को जब मैं पे कर रहा हूं तो 40A3 क्यों नहीं लग रहा? 40A3 तब लगता है जब आप कोई खर्चा करते हो, एजेंट को पेमेंट करना खर्चा नहीं होता, समझ रहे हो? तो इस लॉजिक से 40A3 में नहीं आता। दूसरी बात, ऑथराइज डीलर को अगर आप पेमेंट करेंगे, मनी एक्सचेंजर को अगर आप पेमेंट कर रहे हैं तो भी 40A3 नहीं लग रहा होता। क्यों नहीं लग रहा? बस वो प्रोविजन है, बस ठीक है, नाम याद करना है बस। कहिए साहब, ऑल क्लियर टिल हेयर? तो बेटे 40A3 आपका सारा का सारा डन है, अब आप इसके अंदर कहीं भी नहीं अटकोगे। इसके नीचे ही ना इलस्ट्रेशन दी हुई है, सर एक मिनट लिखो। लिख लो बच्चे। नीचे लोकेशन दे रही मतलब वो घर पे आप कर सकते हैं, ठीक है? मॉड्यूल के अंदर आपको ऐसे इतना ही दिखेगा, फुल पेज क्वेश्चन में ही दिखेंगे, पेज नंबर ऐसे अलग से नहीं है। पेज नंबर हाँ लिख लो तो सही रहेगा। पेज नंबर 284 प्लीज साथ में लिख लीजिएगा। इलस्ट्रेशन 6.29 पेज 284। दो तीन पॉइंट देखना चाहे तो आप देख सकते हैं, वैसे आइए फर्स्ट पॉइंट देख लो। ठीक है, पॉइंट नंबर एक बार पढ़ना है, क्या है? अच्छा, एक चीज मैंने आपको बतानी थी। आपको पता है चेक एक होता है अकाउंट बेस्ड चेक, और एक क्या होता है क्रॉस चेक। वैसे आपको एक बात बताऊं, दोनों के दोनों वही होते हैं कि उस अकाउंट में ही जाता है, लेकिन आपको ऐसा दिखेगा और मॉड्यूल में भी लिखा हुआ है। आप अपने रजिस्टर में टॉप पे लिखिए पहले एक चीज, इसी सेक्शन में टॉप में, अकाउंट पे ही चेक, अकाउंट पे ही चेक अकाउंट में ही जाता है। वैसे क्रॉस का मतलब ही अकाउंट पे ही होता है। क्रॉस के अंदर वो तो आप अपने ही अकाउंट से सेल्फ लिख के विड्रॉ कर सकते हैं। तो मेरे को उसके, नहीं उसको आई थिंक कैश ऐसे पे नहीं हो सकता। मतलब अगर मुझे किसी को पे करना है तो मुझे पहले कैश विड्रॉ करना पड़ता है, तो बस वो मैं चेक के अंदर ही सेल्फ लिखता हूँ तो मुझे विड्रॉ हो जाता है। ठीक है। अच्छा एक चीज लिखना, अकाउंट पे ही चेक लिखना एक बार, अकाउंट पे ही चेक इज परमिसिबल। परमिसिबल मतलब 40A3 लगा या नहीं लगा? नहीं लगा। अकाउंट पे ही चेक इज परमिसिबल, समझ गए ना परमिसिबल का मतलब? कॉमा क्रॉस चेक, इसी के आगे लिख दो, क्रॉस चेक इज नॉट परमिसेबल। ये क्या बात हुई? यही बात हुई, मॉड्यूल में लिखा है तो यही बात है। क्रॉस चेक इज नॉट परमिसेबल, which means 40A3 will apply, which means 40A3 will apply in case of क्रॉस चेक। मॉड्यूल में है सिर्फ, प्रैक्टिकली नहीं है कुछ ऐसा। पेपर में आएगा तो ऐसे चलाओगे आप। बंद कर देना। मेरे हिसाब से आपका ये सारा का सारा हो गया। आइए जरा फटाफट इलस्ट एक दो एग्जाम्पल पढ़ लीजिए, बाकी आगे के आप कर ही लेंगे। पहले एग्जाम्पल पढ़ लो बेटे। सर पहले कितना बिल डिफरेंट होता दोनों हो जाएगी तो पेमेंट एक्सेस करो तो अलाउड। कोई दिक्कत अलाउड हो जाए, आई मीन 40A3 विल नॉट अप्लाई। फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकेंड, तो नेक्स्ट पॉइंट है ना नेक्स्ट फिर अलाउड 40 वैल्यू। ये इसलिए नहीं हुआ, अभी अभी थोड़ा सा और पढ़ोगे, इतना डिटेल जाने का नहीं। इसको खर्चा नहीं होता, वो चैप्टर 6 के अंदर डिडक्शन मिल रही होती। तो ये सवाल ही सही नहीं है, क्योंकि आप समझिए 40A3 किस चीज पे लग रहा है? एक्सपेंस पे। पहले आपको किसी चीज को एक्सपेंस भी तो बोलना जरूरी होता है ना। ठीक है, सो दैट्स डोनेशन, दैट्स नॉट एक्सपेंस। पॉइंट नंबर सी, क्लियर है? मतलब इतना बहुत है, मतलब फुल क्वेश्चन के अंदर ना, मतलब घर पे ही कर लेना, समझ? एक लास्ट ये वाला कर लो बस, अलाउड होता है।
ये अलाउड हो जाएगा, सेकंड और थर्ड डिसअलाउड डिसअलाउड, ये भी डिसअलाउड। सर एक भी मेरे को बता 50,000 पे क्या करेंगे? 70,000 का तूने अकाउंट पे ही करा है ना, 70,000 ब्लॉक में ऐड कर देगा तू, 50,000 ऐड नहीं करेगा। एक्चुअल कॉस्ट निकालने के लिए, एक्चुअल कॉस्ट क्या होती है जो ब्लॉक में जोड़ते हो आप, मैं जैसे परचेज प्राइस लिखा था ना, उसको उसको टेक्निकल क्या बोला जाता है, एक्चुअल कॉस्ट। तो तेरे एसेट की एक्चुअल कॉस्ट 120 है, 70,000 है, 70,000। कई बच्चे क्लियर है यहाँ तक? ऑनलाइन में सभी बच्चों को क्लियर है? चलिए तो यहां तक रखते हैं सर जी, और आपका 43 सारा का सारा डन है। और नेक्स्ट